Jade Dynasty. My understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 41. Divine Sword Controlling Thunder. Lu Zuki's Stubbornness. Sword come. आकाश और पृथ्वी के बीच एक स्पष्ट स्वर गूंजा। एक ही क्षण में एक विशाल स्वॉर्ड इंटेंट उत्पन्न हुआ, जिसने उनके शरीर से निकलकर सीधे बादलों के बीच आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। बूम! आसमान के बादल तुरंत तितर बितर हो गए। एक अदृश्य स्वॉर्ड इंटेंट ने चारों ओर के वातावरण को घेर लिया था। हर कोई देख रहा था कि जी चैंगफेंग एक हाथ पीछे रखे और दूसरा हाथ हवा में उठाए शांत भाव से खड़े थे। वह बुला रहे थे, अपनी व्यक्तिगत तलवार को बुला रहे थे। बज़ बज़ बज़! पूरे मैदान में अदृश्य स्वॉर्ड इंटेंट फैल गया। चेतना रखने वाले तलवार के आकार के सभी मैजिकल ट्रेजर्स इस स्वॉर्ड इंटेंट की ओर खींचे चले आए और अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने पाया कि उनकी तलवारें जी चैंगफेंग के केवल एक शब्द स्वॉर्ड कम पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। नहीं, यह मेरी तलवार है। शिष्यों ने जल्दी से अपने मैजिकल ट्रेजर्स को कसकर पकड़ लिया। उन्हें डर था कि कहीं उनकी जादुई वस्तुएं उन्हें छोड़कर न चली जाएं। उसी समय अरेना में लू ज़ुकी ने महसूस किया कि उसके हाथ में मौजूद टियन्या भी जी चैंगफेंग के शब्दों से प्रभावित हो रही थी। टियन्या डिवाइन स्वॉर्ड से थरथराहट की आवाज़ें आने लगीं। लू ज़ुकी ने तुरंत टियन्या को मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में नाराजगी और दृढ़ता थी। वह जी चैंगफेंग को हराना चाहती थी और टियन्या डिवाइन स्वॉर्ड को यह साबित करना चाहती थी कि वही उसकी असली स्वामिनी है। क्लैंग! तभी अचानक एक स्पष्ट तलवार की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने देखा कि अरेना के नीचे टियन लिंगर ने अपनी गोद में दो डिवाइन स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं, जिनमें से एक बज रही थी। जी चैंगफेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कम। अगले ही पल टियन लिंगर की गोद में रखी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से एक चमकदार रोशनी निकली। वह इंद्रधनुषी रोशनी की तरह उड़ती हुई सीधे जी चैंगफेंग के पास पहुंची। जब वह तलवार उनके सामने आई तो उसकी असली चमक दिखाई दी। वह गहरे नीले रंग की थी, जिस पर ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था। ऊंचे मंच पर बैठे पीक मास्टर्स के चेहरे का रंग बदल गया। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, 9 हेवंस डिवाइन वेपन, यह इसके हाथ में कैसे आए? शैंक जेंगलियांग, टियन यू और मास्टर जेंग सभी हैरान थे और उन्होंने कैंग सॉन्ग की ओर देखा, क्योंकि यह तलवार हमेशा कैंग सॉन्ग के पास रहती थी। कैंग सॉन्ग ने उनकी हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। वह बस जी चैंगफेंग को देख रहे थे, जिन्हें देखकर उन्हें 100 साल पहले के एल्डर ब्रदर वैन की याद आ रही थी। उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा, वाकई ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के लिए जी चैंगफेंग ही सबसे उपयुक्त है। सेक्ट लीडर डाओ शान और ग्रैंड मास्टर शुयू भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। सुरू ने अपनी बहन शुयू का हाथ थामकर उन्हें ढांढस बंधाया। अरेना का माहौल अपने चरम पर था। लू ज़ुकी ने अपनी टियन्या को संभाला और युद्ध के इरादे से जी चैंगफेंग की ओर देखा। जी चैंगफेंग ने हाथ में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड लिए मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन लू, कृपया शुरुआत करें। लू ज़ुकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। टियन्या डिवाइन स्वॉर्ड की नोक से तेज रोशनी निकली और मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। क्लैंग! एक हरे रंग का स्वॉर्ड इंटेंट टियन्या के चारों ओर नाचते हुए सांप की तरह फैल गया। ये देख जी चैंगफेंग ने भी अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड उठाए और अपना दांव चला, टू हेडेड ग्रीन स्नेक। बूम! जब ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड और टियन्या आपस में टकराईं तो एक शक्तिशाली चीखी लहर पैदा हुई। जी चैंगफेंग स्थिर खड़े रहे, लेकिन लू ज़ुकी को पीछे हटना पड़ा। उसके मुंह में खून का स्वाद आ गया। नीचे खड़े किंगयून के शिष्य हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि लू ज़ुकी और जी चैंगफेंग की तलवार चलाने की तकनीक काफ़ी हद तक एक जैसी थी। दूसरी ओर ची हाओ और जैंग शाओफन का मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वे भी इसी लड़ाई को देखने में व्यस्त थे। ची हाओ ने महसूस किया कि लू ज़ुकी और जी चैंगफेंग के बीच का रिश्ता कुछ असामान्य है। मैदान में दोनों 9 हेवंस डिवाइन वेपन्स लगातार टकरा रही थीं। लू ज़ुकी अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि जी चैंगफेंग अभी अपनी शक्ति का 30% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अंततः एक जोरदार टक्कर के बाद लू ज़ुकी की स्वॉर्ड लाइट बिखर गई और वह घायल हो गई। ग्रैंड मास्टर शुयू मंच पर चिंतित हो उठी। लू ज़ुकी ने अपने सीने को पकड़ते हुए टियन्या को फिर से कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब भी हार न मानने की जिद थी। क्या वह उस खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करने वाली थी? जेड डायनेस्टी। माई अंडरस्टैंडिंग इज अगेंस्ट द स्काई एंड द स्वॉर्ड ओपन्स द गेट ऑफ हेवन। चैप्टर 42. आस्किंग ऑल द स्वॉर्ड मास्टर्स इन द वर्ल्ड, हु कैन ब्लॉक माई सिंगल स्वॉर्ड। जी चैंगफेंग ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड थामी हुई थी। उनकी आंखों में हल्की सहानुभूति थी, क्योंकि वह अपने सामने खड़ी उस ठंडी और अडिग युवती को देख रहे थे। अफसोस टिल्ड लू ज़ुकी हर मामले में श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी है। लू ज़ुकी ने जी चैंगफेंग की आंखों में उस करुणा को महसूस किया। न जाने क्यों उसका दिल दुखने लगा और उसने चुपचाप अपनी टियन्या स्वॉर्ड को और भी मजबूती से पकड़ लिया। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। वुश टिल्ड। लू ज़ुकी ने धीरे से सांस छोड़ी और टियन्या को पकड़े हुए धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी।
9 आसमानों 9 हेवंस को चीरती हुई तेज हवाएं चलने लगी, जिससे उसके बाल और कपड़े लहराने लगे। उसकी खूबसूरती, ताकत और जिद का ये संगम उसे अद्वितीय बना रहा था। जी चैंगफेंग चुपचाप खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। फ्लैश! अचानक दुनिया की हवाएं और बादल बदलने लगे। लूज़ुकी ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। हवा एकदम थम गई, जैसे दुनिया शांत हो गई हो। रंबल! आसमान से एक गहरी गर्जना हुई जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। लूज़ुकी ने टियन्या डिवाइन स्वॉर्ड को उल्टा पकड़ा। एक चमकदार नीली रोशनी ने उनके शरीर को आलोकित कर दिया। उन्होंने बिग डिपर नक्षत्र की मुद्रा में हवा में 7 कदम रखे और अपनी तलवार को आसमान की ओर तान दिया। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जादुई शक्ति इस एक हमले में झोंक दी थी। 9 heavens deep purity transform into divine thunder, majestic heavenly power, be guided by the sword। उनकी ठंडी आवाज़ चारों ओर गूंजी और एक पल में दुनिया का रंग उड़ गया। आसमान से कान फोड़ने वाली बिजली कड़कने लगी और काले बादल शहर को तबाह करने के इरादे से नीचे झुकाए। इस दृश्य को देखकर अरेना के चारों ओर खड़ी भीड़ डर के मारे सफ़ेद पड़ गई। डिवाइन लाइटनिंग कंट्रोल स्वॉर्ड मनूवर, क्या उसने सच में इसका इस्तेमाल किया? मैदान की रक्षा कर रहे बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। एक सामान्य मुकाबला अब जीवन मरण के खेल में बदल चुका था। ऊंचे मंच पर ग्रैंड मास्टर शुयू के चेहरे पर घबराहट थी। वह जानती थी कि लूज़ुकी के वर्तमान स्तर के लिए इस तकनीक को संभालना लगभग असंभव था। टियन बुई और सू रू भी गंभीर थे, लेकिन उन्हें जी चैंगफेंग की क्षमता पर भरोसा था। सेक्ट लीडर डाओ शैन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा कि यह जी चैंगफेंग के लिए नायक बनकर सुंदरी को बचाने, हीरो सेविंग द ब्यूटी का एक शानदार मौका है। अरेना में लूज़ुकी के होठों से खून की एक लकीर बह रही थी। आसमान से आने वाला दबाव उसकी नसों को कपा रहा था। वह इस जादुई तकनीक को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। पीएफएफ! लूज़ुकी ने ताजे खून की उल्टी की। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने टियन्या को छोड़ दिया और उसका कोमल शरीर एक परी की तरह आसमान से नीचे गिरने लगा। कि ग्रैंडमास्टर शुयू उसकी मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन एक साया उनसे भी तेज था। फ्लैश! जी चैंगफेंग बिजली की गति से आगे बढ़े और उस नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। लूज़ुकी ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि वह उस युवक की सुरक्षित बाहों में है। सीनियर सिस्टर लू, जीत या हार क्या इतनी महत्वपूर्ण है? जी चैंगफेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने एक डहूवैंग पिल निकाली और उसे लूज़ुकी को खिला दिया। दवा के गले से नीचे उतरते ही उसकी नसों को गर्मी और राहत महसूस हुई। इस समय लूज़ुकी की दुनिया में केवल जी चैंगफेंग का चेहरा था। क्लैंग! तलवार की एक तीखी आवाज़ गूंजी। जी चैंगफेंग ने एक हाथ से लूज़ुकी को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को ऊपर उठाया। आसमान से गिरती हुई विनाशकारी बिजली को देखकर भी उनके चेहरे का भाव नहीं बदला। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और दहाड़ते हुए कहा, मेरे पास एक तलवार है जो सभी दुश्मनों को नष्ट कर सकती है। आसमान के ऊपर खड़े होकर जी चैंगफेंग ने अपनी तलवार उठाई। उनकी आंखों में एक तीव्र स्वॉर्ड इंटेंट चमक रहा था। जब आसमानी बिजली उन्हें कुचलने के लिए नीचे आई तो उन्होंने अपनी तलवार चलाई। एक ऐसी चमकदार रोशनी निकली कि दुनिया में सिर्फ वही तलवार नजर आ रही थी। उनकी आवाज़ गूंजी, आई आस्क ऑल द स्वॉर्ड मास्टर्स इन द वर्ल्ड हु कैन ब्लॉक माई सिंगल स्वॉर्ड। तलवार की उस ऊर्जा ने बिजली को टुकड़ों में काट दिया और बादलों को चीरकर पार निकल गई। 9 आसमानों के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में वह युवक खड़ा था, जिसकी बाहों में लूज़ुकी उसे फटी आंखों से देख रही थी। जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven। Chapter 43, Zukitam Banim Tipimoldu, Kengyunongiki Bayuk Jiov Gusumiu। बूम! एक विशाल स्वॉर्ड एनर्जी अर्धचंद्र के समान उठी और सीधे आसमान से टकराए। उसने नीचे गिरती बिजली और उन विनाशकारी बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया, जो तबाही मचाने वाले थे। ये दृश्य स्वर्ग जैसा था। उस क्षण हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने 9 आसमानों 9 हेवंस के ऊपर खड़े उस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स को देखा। उनके दिल पूरी तरह सुन्न हो गए थे। जी चैंगफेंग ने एक हाथ में उस सुंदर युवती लूज़ुकी को थामा था और दूसरे में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड। उनके पीछे हजारों की भीड़ ऊपर की ओर देख रही थी और उनके सामने बादलों के बीच किलोमीटर लंबा एक दरार बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्वर्ग को ही चीरकर खोल दिया हो। जी चैंगफेंग ने अपना सिर झुकाकर अपनी बाहों में सोई लूज़ुकी को देखा। उसकी आंखें हल्की खुली थीं और चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। वह वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। जी चैंगफेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर सिस्टर लू, मेरा तलवार का वार कैसा था? ये सुनकर लूज़ुकी की पलकें झपकीं। उसे होश आया और उसने शर्मिंदगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह अब भी उनकी बाहों में है, तो चेहरा फेरने का क्या मतलब? वह तो और भी करीब हो गई थी। वह उनकी बाहों से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन शायद उनकी बाहों की गर्मी या शरीर की कमज़ोरी की वजह से वह बस चुपचाप वहीं बनी रही। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह जी चैंगफेंग के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके गालों की लाली ने उसके असली जज्बात बयां कर दिए थे। वह पूरी तरह उनके प्रभाव में आ चुकी थी। मैदान के नीचे कैंग्यून के अनगिनत शिष्य जी चैंगफेंग की पीठ को प्रशंसा से देख रहे थे। वह तलवार का वार वाकई भयानक था। मैं तो उसे सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका। शैंकिंग सीनियर ब्रदर जी निश्चित रूप से शैंकिंग रेल्म तक पहुंच गए हैं। 5 साल में शैंकिंग रेल्म, वह तो फाउंडिंग एंसेस्टर किंग ये से भी महान निकल सकते हैं। भीड़ के बीच ज़ेंग शुशु उत्साह से नोट्स बना रहा था। उसने अपनी डायरी जी चैंगफेंग्स डोमिनेंट सेइंग्स निकाली और लिखा, आई आस्क ऑल द स्वॉर्ड मास्टर्स इन द वर्ल्ड हु कैन ब्लॉक माई सिंगल स्वॉर्ड। ज़ेंग शुशु अब जी चैंगफेंग के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक बन चुका था। उसने भावुक होकर कहा, उनमें टाइकिंग रेल्म तक पहुंचने की क्षमता है। वहीं डाजू पीक के पास खड़ी टियन लिंगर की आंखों में प्रशंसा थी, लेकिन जैसे ही उसने जी चैंगफेंग की बाहों में लू ज़ूकी को देखा, उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका और बुदबुदाए, यहाँ पहले मैं आई थी। मंच पर मौजूद पीक लॉर्ड्स भी उतने ही हैरान थे। एक लंबी खामोशी के बाद टीएनयू ने कांपती आवाज में पूछा, सेक्ट लीडर, वह वार शैंकिंग रेल्म का था, है ना? डाओ शैन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया, हाँ। बाहर से शांत दिखने के बावजूद डाओ शैन अंदर से हिले हुए थे। उनके अनुभव के अनुसार वह वार शैंकिंग रेल्म की चौथी या पांचवीं परत, फोर्थ और फिफ्थ लेयर के बराबर था। सिर्फ 5 साल की ट्रेनिंग में सैकड़ों सालों से साधना करने वाले बुजुर्गों की बराबरी कर लेना, ये वाकई डरावना था। टियन बुई गर्व से मुस्कुराए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तभी कैंगसोंग अपनी कुर्सी से उत्साह में खड़े हो गए और चिल्लाए, शानदार। जी चैंगफेंग में इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने की क्षमता है। कैंगसोंग अब किसी और की परवाह नहीं कर रहे थे। उनकी नज़रों में जी चैंगफेंग अब एल्डर ब्रदर वैन से भी आगे निकलने वाले थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में पूछा, जी चैंगफेंग, तुम्हारी इस तलवार तकनीक का नाम क्या है? जी चैंगफेंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और आत्मविश्वास के साथ कहा, इस तलवार का नाम है द वन स्वॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। बेहतरीन। टियन बुई ने चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा, क्या शानदार नाम है। जैसा मेरा शिष्य वैसी उसकी तकनीक। कैंगसोंग ने टियन बुई को नीची नज़रों से देखा, जैसे कह रहे हो, क्या तुम वाकई इसके गुरु बनने के लायक भी हो? दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ने ही वाली थी कि जी चैंगफेंग लू ज़ूकी को लिए हुए उनके करीब आ गए। एक प्रासंगिक अनुवर्ती प्रश्न, क्या आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर में जी चैंगफेंग और लू ज़ूकी के बीच की इस बातचीत को और विस्तार से दिखाया जाए, या हम सीधे अगले मुकाबले की तरफ बढ़ें? जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 44, Chi Hao, I was careless. I couldn't escape. जी चैंगफेंग लू ज़ूकी को विभिन्न पीक लॉर्ड्स के पास ले गए। शुभ सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर शुई यू की आकृति एक पल के लिए दिखाई दी। वह तेजी से जी चैंगफेंग के पास आए, अपना हाथ बढ़ाकर शक्तिहीन हो चुकी लू ज़ूकी को थामा और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, लू ज़ूकी, क्या तुम ठीक हो? लू ज़ूकी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी यह शिष्या ठीक है। डहुवैंग पिल एक पवित्र उपचार औषधि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य साबित हुई। उसे तुरंत लेने से उसके अधिकांश घाव भर गए थे, लेकिन किसी कारणवश लू ज़ूकी को महसूस हुआ कि उसकी गुरु की आलिंगन की गर्माहट वैसी नहीं थी जैसी पहले लगा करती थी। जी चैंगफेंग जैसा एहसास नहीं था। ये सोचते हुए लू ज़ूकी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और सावधानी से जी चैंगफेंग की ओर देखा, और पाया कि वह भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लू ज़ूकी का सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया। एक छोटी लड़की की तरह उसने चुपचाप अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी गुरु की बाहों में छिप गई। जी चैंगफेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर अप्रेंटिस शुई यू, आप निश्चिंत रहें, मैंने सीनियर सिस्टर लू को पहले ही एक डहुवैंग पिल दे दी है, उन्हें बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर शुई यू ने राहत की सांस ली। उन्होंने जी चैंगफेंग की ओर कोमलता से देखा और कहा, चैंगफेंग, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, जी चैंगफेंग ने सिर हिलाकर कहा। ये सुनकर टियन बुई अनचाहे रूप से अपनी भौहें सिकोड़ने लगे। डहुवैंग पिल, सातवां भाई वास्तव में बहुत उदार है। उसने एक पवित्र औषधि को ऐसे ही दे दिया। लेकिन तभी टियन बुई के दिमाग में कुछ आया। उन्होंने शुई यू की बाहों में लू ज़ूकी की ओर देखा और उनकी आंखें थोड़ी संकुचित हुईं। उनके गोल चेहरे पर अचानक एक शरारती मुस्कान आ गई। ही, उदारता अच्छी है। एक पुरुष को थोड़ा और उदार होना चाहिए। टू आर्म्ड ग्रीन स्नेक और डहुवैंग पिल क्या हैं? उन्हें दे दो, उन्हें अपनी उदारता से जीत लो। अखाड़े अरेना में ची हाओ और जैंग शाओफन का मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि सबका ध्यान जी चैंगफेंग की ओर था। उन दोनों में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। ची हाओ ने अनचाहे रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले वह आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब तुम्हारी परवाह कौन करता है? ची हाओ बिल्कुल इच्छुक नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जी चैंगफेंग बहुत शक्तिशाली थे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में शैंकिंग रेल्म तक पहुंच गया होगा। ची हाओ ने खुद को थोड़ा असहाय महसूस किया। उसने ज़ैंग शाओफन की ओर देखा और पाया कि छोटे भाई ज़ैंग की आंखों में केवल प्रशंसा थी। अगर मैं जी चैंगफेंग को नहीं हरा सका तो क्या मैं तुम्हें भी नहीं हरा सकता, ज़ैंग शाओफन। ची हाओ ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। इंसान ऐसे ही होते हैं, वे कमज़ोरों के बीच अपना अस्तित्व तलाशना पसंद करते हैं। हालांकि ची हाओ को यह नहीं पता था कि उसने गलत व्यक्ति को चुना था। अखाड़े की रक्षा करने वाले बुजुर्ग ने धीरे से खांसा। वह आखिरकार जी चैंगफेंग की तलवार के वार के सदमे से उबर चुके थे। उन्होंने ज़ैंग शाओफन और ची हाओ की ओर देखा, पास के पीतल के घंटे को हल्का सा बजाया और कहा, मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जैसे ही उनकी आवाज़ बंद हुई, ज़ैंग शाओफन भी जल्दी से होश में आया। उसने ची हाओ की ओर हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, ची भाई कृपया मेरे साथ थोड़ा नर्म रहिएगा। ज़ैंग शाओफन को लगा कि वह ची हाओ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ची हाओ ने भी ऐसा ही सोचा था। छोटे भाई ज़ैंग, कृपया आप पहले शुरुआत करें। ची हाओ धीरे से मुस्कुराया। उसे लगा कि जीत पहले से ही उसके हाथ में है। ठीक है। ज़ैंग शाओफन के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। भले ही उसे लगा कि वह ची हाओ के बराबर नहीं है, फिर भी क्या हुआ? जवाब तभी पता चलेगा जब आप कोशिश करेंगे। यही सिद्धांत उसके 7वें भाई ने उसे सिखाया था। बूम! ज़ैंग शाओफन ने अपने हाथ में मौजूद बर्निंग स्टिक को कसकर पकड़ा और अचानक ची हाओ की ओर झपटा। उसने अपनी जलती हुई छड़ी उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। बैंग! ची हाओ ने एक हाथ से आइस स्वॉर्ड उठाए। शुरुआत में वह जी चैंगफेंग के शांत अंदाज की नकल करना चाहता था, लेकिन उस अचानक और प्रचंड बल ने उसे लगभग हवा में उड़ा ही दिया था। ची हाओ ने जल्दी से दोनों हाथों से अपनी आइस स्वॉर्ड को संभाला। फिर उसने हैरानी के साथ ज़ैंग शाओफन की ओर देखा। नहीं, क्या तुम सच में यूचिंग की 5वीं परत 5th लेयर पर हो? ये निश्चित रूप से फर्जी होना चाहिए, है न? बैंग! बर्निंग स्टिक और आइस स्वॉर्ड लगातार आपस में टकरा रहे थे। हर टक्कर पर ची हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो। मेरे भगवान, क्या तुमने धोखा दिया है? ची हाओ ने अविश्वास के साथ ज़ैंग शाओफन की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर होता गया। उसने अपनी आइस स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। अब वह पहले की तरह सहज नहीं था। वह लापरवाह था। वह बच नहीं पाया। असल में ज़ैंग शाओफन खुद नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसे बुद्ध धर्म और डाओ की दोहरी साधना के अर्थ के बारे में पूरी तरह पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके हाथ में जो जलती हुई छड़ी है, वह किस तरह का दिव्य हथियार है। संक्षेप में, यूचिंग की 5वीं परत की साधना, साथ ही बुद्ध धर्म की साधना जो यूचिंग की 4थी परत के बराबर थी, और ब्लड रिफाइनिंग मैजिक ट्रेजर युक्त बर्निंग स्टिक जो 9 स्वर्गों के दिव्य हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। ज़ैंग शाओफन की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से यूचिंग की 8वीं परत 8th लेवल से कम नहीं थी। वह 9वीं परत के साधक को भी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता था। क्या ची हाओ ज़ैंग शाओफन को आसानी से हराना चाहता था? असंभव। बैंग! बर्निंग स्टिक, जो एक हल्का भूतिया ची छोड़ रही थी, उसमें एक सूक्ष्म, खून चूसने वाला खिंचाव भी महसूस हो रहा था। ची हाओ को केवल चक्कर आना और तेज सिर दर्द महसूस हुआ। विशेष रूप से जब भी बर्निंग स्टिक उसके करीब आती, उसे लगता जैसे उसका बहुत सारा खून कम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या ये छड़ी खून भी सोख सकती है? ची हाओ ने खुद को संभाला। उसने अपनी आइस स्वॉर्ड पर नियंत्रण पाया और ज़ैंग शाओफन के साथ मुकाबला करना शुरू किया। इस दृश्य ने वहां देख रहे किंगयून शिष्यों को तुरंत चौंका दिया। इस ज़ैंग शाओफन का साधना स्तर क्या है? क्या वह सच में बड़े भाई ची हाओ के साथ आमने सामने लड़ सकता है? मैंने सुना है कि वह यूचिंग की 5वीं परत पर है, क्या ये सच है? यूचिंग 5th लेयर। अगर मुझे सही याद है तो ये ज़ैंग शाओफन भी साओमियाओ विलेज का एक अनाथ है न? 5 साल में इस स्तर तक पहुंच गया। ये किस तरह की प्रतिभा है? एक लिन जिंगयू, एक ज़ैंग शाओफन, 2 दिग्गज और ऊपर से जी चैंगफेंग जैसा महादिग्गज। मेरे भगवान, इस साओमियाओ विलेज का रहस्य क्या है? किंगयून के शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। बैंग! तभी अखाड़े में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। ज़ैंग शाओफन पहले से ही भारी सांसें ले रहा था। बर्निंग स्टिक जब भी आइस स्वॉर्ड से टकराती, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाती थी। अगर बर्निंग स्टिक ने ची हाओ के ची और रक्त का कुछ हिस्सा सोख कर उसे वापस नहीं दिया होता, तो शायद वह अब तक गिर चुका होता। शुभ! ज़ैंग शाओफन ने वस्तु नियंत्रण तकनीक, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन टेक्निक का उपयोग करके अपनी छड़ी वापस बुलाई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बूम! उसका पूरा शरीर अचानक हवा में उछल गया। हाथ में जलती हुई छड़ी लिए उसने प्रचंड प्रहार किया। लानत है! ची हाओ ने मन ही मन कोसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ज़ैंग शाओफन इतना सहनशक्ति वाला कैसे हो सकता है। और उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। नहीं, मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ची हाओ को एहसास हुआ कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह यूचिंग की 5वीं परत के साधक ज़ैंग शाओफन से हार सकता है।
ये सोचकर उसने अपनी आइस स्वॉर्ड बुलाई, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जाहिर है वह अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला था। हाँ, सही है, एक 9वीं परत के यूचिंग स्तर के योद्धा से निपटने के बजाय ची हाओ को 5वीं परत के योद्धा को हराने के लिए अपनी अंतिम चाल अल्टीमेट मूव का उपयोग करना पड़ा। प्योर कोल्डनेस ऑफ द 9 हेवंस, आइस क्रिस्टल्स 10,000 माइल्स अवे। जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 45, यांग शाओफन की बुद्धिस्ट और टाओइस्ट चून की एक साथ साधना, डुअल कल्टिवेशन की समस्या का समाधान। प्योर कोल्डनेस ऑफ द 9 हेवंस, आइस क्रिस्टल्स 10,000 माइल्स अवे। स्वर्ग से बर्फ का आह्वान, पृथ्वी पर पतन। अखाड़े अरेना में ची हाओ ने अपने हाथ में आइस स्वॉर्ड थाम रखी थी। चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उन्होंने युद्ध शुरू करने का निर्णय लिया। उनके द्वारा प्रदर्शित की गई तकनीक किंगयून सेक्ट की 4 महान तलवार कलाओं में से एक थी, जिसे ट्रू आर्ट ऑफ हेवनली आइस एंड अर्थली फॉल कहा जाता है। ये बर्फ के गुणों वाली एक विशिष्ट तलवार कला थी जो उनके जादुई हथियार आइस स्वॉर्ड के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। क्या ये ट्रू आर्ट ऑफ हेवनली आइस एंड अर्थली फॉल है? क्या बड़े भाई ची वास्तव में इस तलवार कला में महारत हासिल कर चुके हैं? कहा जाता है कि इस कला की शक्ति डिवाइन स्वॉर्ड लाइटनिंग कंट्रोल से कम नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बड़े भाईची इसे इतनी कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। मैदान के नीचे खड़े शिष्य उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, लेकिन तभी एक सवालिया आवाज़ सबके कानों में गूंजी। अजीब है, क्या बड़े भाईची यूचिंग 9th लेयर के स्तर पर नहीं हैं? उन्हें यूचिंग 5th लेयर के यांग शाओफन से निपटने के लिए किंगयून सेक्ट की 4 महान तलवार कलाओं में से एक का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सुनते ही चारों ओर की भीड़ स्तब्ध रह गई। ये सच था, यांग शाओफन केवल 5वीं परत का एक शिष्य था, फिर वह ची हाओ की इस महान कला के योग्य कैसे हो गया? तुम्हें क्या पता, बड़े भाई ची अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सही, चाहे प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर कम हो या ऊंचा, बड़े भाई ची हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सम्मान दिखाते हैं। लॉन्गशो पीक के शिष्यों ने एक एक करके अपनी बात रखी, जिसे सुनकर बाकी लोग भी सहमत हो गए। तो क्या बड़े भाई ची वास्तव में सम्मान दिखा रहे थे? अखाड़े में ची हाओ ने इन चर्चाओं को सुना। वह अपनी शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करने से तुम्हारा क्या मतलब है? बूम! यांग शाओफन अपने हाथ में बर्निंग स्टिक लिए तेजी से आगे बढ़ा। ची हाओ तुरंत होश में आया। उसने तेजी से अपनी उंगलियों से तलवार की मुद्रा बनाई और ट्रू आर्ट ऑफ हेवनली आइस एंड अर्थली फॉल को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। गड़गड़ाहट! एक ही पल में 9 आसमानों से अनगिनत बर्फ के नुकीले टुकड़े आइस कोन्स गिरने लगे। यांग शाओफन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तेजी से अपनी बर्निंग स्टिक को ऊपर उठाया ताकि इन बर्फ के टुकड़ों को अपने जादुई हथियार से रोक सके, लेकिन दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से थक चुका था। बर्निंग स्टिक केवल कुछ ही वार रोक पाए और फिर यांग शाओफन एक बर्फ के वार से सीधे टकराकर बेहोश हो गया। इस मुकाबले के विजेता लॉन्गशो पीक के शिष्य ची हाओ हैं। अखाड़े की रक्षा करने वाले बुजुर्ग ने पीतल के घंटे को हल्का सा बजाकर शांति से परिणाम की घोषणा की। ची हाओ ने राहत की सांस ली। वह अभी भी थोड़ा हैरान था और चुपचाप बेहोश यांग शाओफन की ओर देख रहा था। क्या ये वास्तव में यूचिंग की केवल 5वीं परत पर है? रात के समय एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चमकता हुआ चंद्रमा आकाश में ऊंचा था, जिसकी चांदी जैसी रोशनी पूरी दुनिया को एक धुंधली चादर से ढक रही थी। टोंगशन पीक एंसेस्ट्रल टेम्पल। जी चैंगफेंग ने शराब की सुराही उठाए और तीनों बुजुर्गों के कटोरे भरे और अंत में अपना कटोरा भी भर लिया। जी चैंगफेंग, कल तुम्हारा कैंग सॉन्ग के सबसे बड़े शिष्य के साथ चैंपियनशिप के लिए निर्णायक मुकाबला होगा, है न? तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम आश्वस्त हो? वैन जियनी ने शराब का एक घूंट लेते हुए पूछा। ये सुनकर जी चैंगफेंग कुछ बोल पाते उससे पहले ही किंगयून के सबसे बड़े डींगे हाँकने वाले कैंग सॉन्ग बोल पड़े। बड़े भाई वैन, आपकी यह बात जी चैंगफेंग के प्रति कमतर आंकने वाली है। इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं अपने शिष्य की योग्यता बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे डर है कि वह जी चैंगफेंग की तलवार के एक वार को भी नहीं झेल पाएगा। जी चैंगफेंग हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि कैंग सॉन्ग सही थे। अगर वह अपनी पूरी शक्ति लगा दें, नहीं, अगर वह अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल करें तो भी ची हाओ उनके वार को नहीं झेल पाएगा। इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग ने आगे कहा, बड़े भाई वैन, आज मैंने शाओजू पीक की उस शिष्या को देखा जो जी चैंगफेंग को बहुत प्रिय है। अच्छा, वैन जियनी की जिज्ञासा बढ़ गई। वह कैसी दिखती है? उसकी शक्ति कैसी है? उसकी प्रतिभा कैसी है? उन्होंने एक के बाद एक 3 सवाल दाग दिए। ये देखकर जी चैंगफेंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। इन बुजुर्गों का निर्लज होना भी एक तरह से अच्छा ही था, वरना वह इनके मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग ने जी चैंगफेंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह अत्यंत सुंदर है, उसकी शक्ति अपने साथियों के बीच अद्वितीय है और उसकी प्रतिभा संभवतः केवल जी चैंगफेंग के बाद दूसरे स्थान पर आती है। इमॉर्टल मास्टर डाओ शैन मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाने लगे।
वह भी शाओजू पीक की शिष्या लू जूकी का बहुत सम्मान करते थे। अगर वह और जी चैंगफेंग एक साथ आ जाएं, तो क्या वे एक अमर जोड़ी इमॉर्टल कंपेनियंस नहीं बन जाएंगे? जी चैंगफेंग ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी शराब पी। उन्हें मजाक करने दो, निर्लजता। वह क्या होती है, उन्हें नहीं पता था। वैन जियनी ने जी चैंगफेंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अच्छे शिष्य, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के साहपूर्वक उसके पीछे जाओ। अगर तुम्हें नहीं पता कि किसी लड़की का दिल कैसे जीतना है, तो तुम्हारे गुरु के पास इस विषय में काफ़ी अनुभव है। काफ़ी अनुभव है न? क्या आप इश्कबाजी की बात कर रहे हैं? इस मामले में जी चैंगफेंग को यह मानना पड़ा कि वैन जियनी के पास वास्तव में कुछ तरकीबें थीं। लेकिन इसी वजह से क्या आप अभी भी अविवाहित नहीं हैं? जी चैंगफेंग ने वैन जियनी को टोकने के बजाय अपनी नज़रें इमॉर्टल मास्टर दाओ शैन की ओर घुमाईं और विचारमग्न हो गए। सेक्ट लीडर, आपसे एक विषय पर चर्चा करनी है। अच्छा, क्या बात है? इमॉर्टल मास्टर दाओ शैन ने अपनी भौहें उठाईं। वैन जियनी और कैंग सॉन्ग ने भी मजाक छोड़ दिया और अपनी नज़रें जी चैंगफेंग पर टिका दीं। सेक्ट लीडर, शाओफन के पास बुद्धिस्ट कल्टिवेशन टेक्निक है, जी चैंगफेंग ने धीरे से कहा। वह ज़ैंग शाओफन के पास मौजूद ग्रेट ब्रह्म विजडम के मामले को सुलझाने की योजना बना रहे थे। वरना इस बात को बाद के लिए छोड़ना हमेशा एक गुप्त खतरे के समान होता। इमॉर्टल मास्टर दाओ शैन को पहले ही सूचित कर देना बेहतर था। क्या? ये शब्द सुनते ही इमॉर्टल मास्टर दाओ शैन की आंखें संकुचित हो गईं। वैन जियनी और कैंग सॉन्ग भी थोड़े हैरान और अनिश्चित दिखाई दिए। जी चैंगफेंग, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? दाओ शैन की आवाज़ थोड़ी भारी थी। मुझे पता है, जी चैंगफेंग ने सिर हिलाया। एक रात जब मैं शाओफन के आंगन के पास से गुजर रहा था, मैंने उसे एक विशेष साधना करते हुए पाया। जांच करने के बाद मुझे पता चला कि वह टियनियन टेम्पल की मूल साधना तकनीक ग्रेट ब्रह्म विजडम का अभ्यास कर रहा है। क्या? दाओ शैन और भी चौंक गए। एक बौद्ध तकनीक का अभ्यास करना एक बात थी, लेकिन टियनियन टेम्पल के मूल धर्म की साधना करना बिल्कुल अलग बात थी। दाओ शैन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने जी चैंगफेंग की ओर देखा। जी चैंगफेंग, क्या तुम्हारा कोई अनुमान है? जी चैंगफेंग ने कहा, उस साल एक भिक्षु साओमियाओ विलेज आया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वही व्यक्ति था जिसने ग्रेट ब्रह्म विजडम शाओफन को सौंपी थी। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग बुद्धिमान थे। एक इशारा ही काफ़ी था। इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग ने अपनी बाहें से कुड़ी। टियनियन टेम्पल के आदरणीय भिक्षु पूजी। इमॉर्टल मास्टर दाओ शैन एक पल के लिए मौन रहे। फिर वे धीरे से बोले, उस समय आदरणीय भिक्षु पूजी मुझसे मिलने टोंगशन पीक आए थे। वह टियनियन टेम्पल की ग्रेट ब्रह्म विजडम को किंगयून सेक्ट की ताइजी शैंकिंग डाओ के साथ बदलना चाहते थे, ताकि बौद्ध और ताओवादी दोनों साधनाओं के मेल से अमरता के रहस्य को समझ सकें। लेकिन मैंने मना कर दिया था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें फड़क उठीं। वैन जियनी ने अनुमान लगाया, तो उन्होंने ग्रेट ब्रह्म विजडम ज़ैंग शाओफन को दी, ताकि उसके माध्यम से इस दोहरी साधना की व्यवहार्यता की पुष्टि की जा सके। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि ज़ैंग शाओफन किंगयून सेक्ट में शामिल हो पाएगा? क्या उन्होंने साओमियाओ विलेज के नरसंहार को देखा था और शाओफन को बचाया था? इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग को यह अनुमान सही नहीं लगा। तभी जी चैंगफेंग की धीमी आवाज़ सुनाई दी, और अगर ऐसा हुआ हो तो? क्या होगा अगर वह नरसंहार करने वाला व्यक्ति वही भिक्षु पूजी था? शायद आदरणीय भिक्षु पूजी अमरता और दोहरी साधना के लालच में गिर चुके थे और उन्होंने इसके लिए अनैतिक रास्ता चुना। ये शब्द सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 46, Decisive Battle. Senior sister, watch the sword carefully. दाओ शैन भी जी चैंगफेंग की बातों से स्तब्ध रह गए। उनका क्या मतलब था? क्या साओमियाओ विलेज का नरसंहार वास्तव में आदरणीय भिक्षु पूजी द्वारा किया गया था? ये कैसे संभव हो सकता है? आदरणीय भिक्षु पूजी की बौद्ध आस्था बहुत गहरी है, उनके लिए ऐसा घृणित कार्य करना लगभग असंभव है। दाओ शैन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। लेकिन तभी कैंग सॉन्ग डोरन को कुछ याद आया और उन्होंने याद दिलाया, हेडमास्टर, बड़े भाई, आदरणीय भिक्षु पूजी को एक बार ग्रेट वेस्टर्न मास में ब्लड रिफाइनिंग हॉल का सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना सिनाइजिट्रस बीड रक्तपिपासु मन का मिला था। वह उस दुष्ट वस्तु को पूरे रास्ते अपने साथ लेकर आए थे और मैंने उन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया था। कैंग सॉन्ग ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन जो समझदार थे वे समझ गए। एक दुष्ट वस्तु को अपने पास रखना और साथ ही गंभीर रूप से घायल होना व्यक्ति को उसकी बुरी प्रकृति से दूषित करप्ट कर सकता है। ये सुनकर दाओ शैन की आंखें फड़क उठीं और उन्होंने आह भरी। खैर, इसे छोड़ो। कल मैं ज़ैंग शाओफन को पूछताछ के लिए बुलाऊंगा और सभी उत्तर सामने आ जाएंगे। सेक्ट लीडर, बड़े भाई, शायद यह उचित न हो। जी चैंगफेंग ने धीरे से सिर हिलाया और समझाया, शाओफन एक जिद्दी व्यक्ति है। वह दूसरों को दिए गए वचन को तोड़ने के बजाय मरना पसंद करेगा। आप उससे शायद कुछ भी नहीं जान पाएंगे।
दाओ शान ने असंतोष में अपनी बाहें सिकुड़ी, लेकिन जी चैंगफेंग का सम्मान करते हुए अंत में कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं कल एक पत्र लिखूंगा। चलिए टियनयन टेम्पल के मुख्य पुजारी पहोंग से पूछते हैं कि यह सब वास्तव में कैसे हुआ। अगले दिन टोंगशन पीक लोगों से खचाखच भरा था। मैदान में अनगिनत शिष्य एकत्र हुए थे, क्योंकि आज 7 पीक्स टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। इस टूर्नामेंट का चैंपियन आज तय होने वाला था। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जी भाई या ची भाई? बेशक बड़े भाई ची। अरे छोड़ो भी, क्या बड़े भाई ची कल वाले जी भाई के प्रहार को रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि जी भाई के जीतने की संभावना अधिक है। अनगिनत लोग गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। जी चैंगफेंग को आए अभी 5 साल भी नहीं हुए थे, फिर भी लोग उन्हें बड़े भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। कल उनके द्वारा दिखाए गए कौशल ने सबको प्रभावित कर दिया था। डिंग, अखाड़े की रक्षा करने वाले बुजुर्ग ने पीतल का घंटा बजाया। एक पल में पूरा मैदान शांत हो गया। अनगिनत लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। ये मुकाबला 7 पीक्स टूर्नामेंट का अंतिम युद्ध है। ये डाजू पीक के शिष्य जी चैंगफेंग और लॉन्गशो पीक के शिष्य ची हाओ के बीच है। शुभ, एक आकृति दिखाई दी। जी चैंगफेंग अखाड़े में अपनी जगह ले चुके थे। उसी समय ची हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी नज़रें जी चैंगफेंग पर टिकी थीं। कल रात उसने अपने गुरु कैंग सॉन्ग से जी चैंगफेंग के स्तर के बारे में पूछा था, लेकिन कैंग सॉन्ग ने केवल इतना कहा, हाओ, खुद की तुलना जी चैंगफेंग से मत करो, वह अतुलनीय है। ची हाओ पूरी तरह हैरान था। अतुलनीय का क्या मतलब था? उसने अपनी आइस स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और कसम खाई कि वह अपना सम्मान वापस पाकर रहेगा। जी चैंगफेंग, गो 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 टिल्ड। अचानक एक साफ आवाज सुनाई दी। जी चैंगफेंग ने पीछे मुड़कर देखा। टियन लिंगर अखाड़े के नीचे खड़ी उनका समर्थन कर रही थी। डाजू पीक के बाकी शिष्य भी वहां थे। सातवें भाई, आगे बढ़ो। ज़ैंग शाओफन ने भी उत्साह बढ़ाया। फेंगहुई पीक के शिष्य भी ज़ैंग शुशु के नेतृत्व में वहां मौजूद थे। चारों ओर देखने पर लगा कि लगभग हर कोई जी चैंगफेंग का समर्थन कर रहा था। दूसरी ओर ची हाओ के साथ केवल लॉन्गशो पीक के शिष्यों का एक छोटा समूह था। तभी जी चैंगफेंग को एक ठंडी नज़र महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर घुमाया और अखाड़े के किनारे लू ज़ूकी को अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ खड़े देखा। वह भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले को देखने आई थी। जी चैंगफेंग उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। लू ज़ूकी ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई क्योंकि उसे कल का वह आलिंगन याद आ गया था। जी चैंगफेंग ने अपनी नज़रें सामने की ओर घुमाई जहां ची हाओ अपनी तलवार को कसकर पकड़े खड़ा था। डिंग, मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। दोनों में से किसी ने भी पहली चाल नहीं चली। ची हाओ ने कुछ देर संकोच किया और कहा, जी भाई, मैं जानता हूं कि मेरा स्तर आपके बराबर नहीं है, इसलिए चलिए एक ही चाल में विजेता का निर्णय करते हैं। ठीक है, जी चैंगफेंग ने सिर हिलाया। वुश, ची हाओ ने गहरी सांस ली। सबकी नज़रों के सामने उसने अपनी आइस स्वॉर्ड धीरे से ऊपर उठाई और हवा में ऊंचा उड़ गया। प्योर कोल्डनेस ऑफ द 9 हेवंस, आइस क्रिस्टल स्ट्रेचिंग फॉर 1000 माइल्स। चारों ओर ठंडी ची ऊर्जा सघन होने लगी। ची हाओ अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। वह अपनी प्रसिद्ध तकनीक ट्रू आर्ट ऑफ हेवनली आइस एंड अर्थली फॉल का उपयोग कर रहा था। लेकिन जी चैंगफेंग ने अभी तक कोई हलचल नहीं की थी। उन्होंने अचानक अपना सिर पीछे की ओर घुमाया जहां टियन लिंगर और लू ज़ूकी खड़ी थीं। सीनियर सिस्टर, वॉच द स्वॉर्ड केयरफुली। दीदी, इस तलवार को ध्यान से देखना। एक साफ आवाज़ गूंजी। इसके साथ ही एक चमकदार तलवार की रोशनी फैली और ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपनी म्यान से बाहर निकली। टियन लिंगर और लू ज़ूकी दोनों ही चौंक गईं। क्या उसने मुझे बुलाया? चिन, तलवार की तेज आवाज़ सबके कानों में गूंजी। जी चैंगफेंग मुस्कुराए। ये तलवार का वार बहुत शानदार होने वाला है। उन्होंने अपनी उंगलियों से तलवार की मुद्रा बनाई और एक मंत्र पढ़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की न्यायपूर्ण ऊर्जा अनंत काल तक विशाल और स्थायी है। मेरा उद्देश्य अमर लोगों को मारना नहीं, बल्कि राक्षसों और देवताओं का वध करना है। जैसे ही ये शब्द निकले, एक विशाल स्वॉर्ड इंटेंट तलवार की इच्छा आसमान की ओर उठी। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड और उनकी शैतानों का वध करने वाली इच्छा एक हो गई। ऊंचे मंच पर ग्रैंड मास्टर शुयू अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखें जी चैंगफेंग पर टिकी थीं और उनकी नज़र में संदेह और विस्मय का भाव था। जेड डायनेस्टी, माई अंडरस्टैंडिंग इज अगेंस्ट द स्काई एंड द स्वॉर्ड ओपन्स द गेट ऑफ हेवन। चैप्टर 47। एक पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैंडसम दिखना है। मेरा लक्ष्य अमर लोगों को मारना नहीं, बल्कि राक्षसों और देवताओं का वध करना है। सफ़ेद कपड़ों वाले उस लड़के बाई की स्पष्ट आवाज़ जैसे ही गूंजी, अचानक एक अदम्य स्वॉर्ड इंटेंट प्रस्फुटित हुई और सीधे बादलों को चीरती हुई आसमान की ओर बढ़ गई। ज़ांग यी शेन्स ट्रू डिसाइसिव आर्ट। यह ज़ांग यी शेन की वास्तविक निर्णय लेने वाली कला है। ऊंचे मंच पर बैठे कई पीक लॉर्ड्स गहरे सदमे में थे। उनमें से ग्रैंड मास्टर शुयू सीधे खड़ी हो गईं। उनकी सुंदर आंखें अखाड़े अरेना में मौजूद उस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के पर टिक गई थीं और वह उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को ध्यान से देख रही थीं।
वह सुंदर ताओवादी भिक्षुनी विस्मय में बुदबुदाई, राक्षसों और देवताओं का वध, स्लेइंग डीमंस एंड गॉड्स, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, बड़े भाई वैन। एक पल के लिए वह सुध बुध खो बैठी। अखाड़े में वह सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का उनकी यादों में बसी उस आकृति से पूरी तरह मेल खा रहा था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत समान लग रहे थे। इसी बीच सुरु और टियन बुई भी गहरे सदमे में थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य का भाव पाया। सातवें भाई ने कल्टिवेट कब शुरू किया? राक्षसों और देवताओं का वाद। फेंगहुई पीक लॉर्ड, लुओक्सियर पीक लॉर्ड और चाओयांग पीक लॉर्ड के साथ साथ दाओ शान और कैंग सॉन्ग डॉरन को छोड़कर बाकी सभी 7 पीक लॉर्ड्स के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। राक्षसों और देवताओं का वध, स्ले डीमंस एंड गॉड्स। ये तकनीक पिछले 300 सालों से खोई हुई मानी जा रही थी, है न? इस तलवार कला का अंतिम बार उपयोग करने वाले व्यक्ति बड़े भाई वैन जियनी थे, जो उन्हें डेमन सेक्ट के मुख्यालय तक ले गए थे। ओह, हालांकि कैंग सॉन्ग डॉरन पहले से जानते थे कि जी चैंगफेंग के पास राक्षसों और देवताओं को मारने की क्षमता है, लेकिन लड़के की अखाड़े में उस अद्वितीय गरिमा को अपनी आंखों से देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक सके। सफ़ेद वस्त्र, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, अमर लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि राक्षसों और देवताओं को मारने के लिए। मेरे भाई वैन, कैंग सॉन्ग डॉरन दुख के साथ चिल्लाए। दूसरों को लगा कि वह पुराने वैन जियनी की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जी चैंगफेंग को इतना प्रभावशाली और हैंडसम देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। जी चैंगफेंग में अमरता, इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने की क्षमता है। ग्रैंड मास्टर शुयू ने अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया, जैसे वह अखाड़े की ओर पहुंचकर उस लड़के को सहलाना चाहती हो। उस पवित्र और शांत भिक्षुनी का चेहरा पूरी तरह से विचारों में खोया हुआ था। अगर यह 7 पीक्स टूर्नामेंट का इतना महत्वपूर्ण क्षण न होता तो वह उस लड़के को गले लगा लेती और पूछती कि उसने राक्षसों और देवताओं का वध करना कहाँ से सीखा। गड़गड़ाहट, एक विशाल स्वॉर्ड एनर्जी इंद्रधनुष की तरह आसमान की ओर उठी। अखाड़े के चारों ओर मौजूद केंग्यून शिष्य अचानक बड़े विस्मय में पड़ गए। ये किस तरह की तलवार कला है? क्या ये भी जी भाई द्वारा बनाई गई कोई और तकनीक है? नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य अमरता नहीं, राक्षसों और देवताओं का वध है। ये केंग्यून सेक्ट की 4 महान तलवार कलाओं में से एक है, जिसे ज़ांगी शेन ट्रू डिसाइसिव आर्ट कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 300 से अधिक वर्षों से खोई हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हम इस तलवार कला के पुनर्जन्म के गवाह बनेंगे। मैदान में एक विशाल तलवार की रोशनी चमकी और ओझल हो गई। तलवार की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को चीर दिया, बर्फ के टुकड़ों को चकनाचूर कर दिया और अंत में बिना किसी हिचकिचाहट के चीहाव की ओर बढ़ गई। ये दृश्य देखकर चीहाव स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपनी आइस स्वॉर्ड उठाए और इस ऊर्जा को रोकने की उम्मीद में अपने सामने एक बर्फ की दीवार बना ली। बैंग! अंततः तलवार की ऊर्जा ने बर्फ की दीवार को तोड़ दिया और चीहाव को हवा में उछाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जी चैंगफेंग ने अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग किया था। अन्यथा उन्हें डर था कि वह चीहाव को एक ही वार में मार देंगे। चीहाव बची हुई स्वॉर्ड ची के झटके से बेहोश होकर जमीन पर एक लाश की तरह गिर पड़ा। लेकिन इस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर किसी की निगाहें अखाड़े में उस सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति पर टिकी थीं। शिष्य उसे देख रहे थे, पीक लॉर्ड्स उसे देख रहे थे। जी चैंगफेंग, टियन लिंग की चंचल आंखें झपकीं और वह एक अजीब सी चमक के साथ उसकी पीठ को देखती रही। उसके दिल की गहराई में एक अजीब सी भावना जड़ें जमा रही थी। वहीं पास में लूज़ुकी उस सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति को खोई खोई सी देख रही थी। उसके मन में कल वाला मैच और वह गर्मजोशी भरा आलिंगन फिर से ताज़ा हो गया। इस समय लूज़ुकी की आंखों और दिल में केवल वही एक व्यक्ति बचा था। अखाड़े में जी चैंगफेंग ने शांति से अपनी तलवार को म्यान में वापस डाला। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर उठाया, अपने हाथ पीछे रखे और शांति से मैच के परिणाम की घोषणा का इंतजार करने लगे। उनके लिए अभी भी वही बात लागू होती थी, एक पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैंडसम दिखना है। क्या वह आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़कर देख रहे थे? नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऊंचे मंच पर कई पीक लॉर्ड्स अपना आपा खो चुके थे। टियन बुई ने कैंग सॉन्ग डॉरन की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा, कैंग सॉन्ग, आखिर यह सब क्या हो रहा है? 7वां भाई इतना विकसित कैसे हो गया? राक्षसों और देवताओं का वाद। शुरुआत में उन्हें लगा था कि कैंग सॉन्ग ने जी चैंगफेंग और वैन जियनी की समानता के कारण उसे तलवार दी थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा था। सुरु, ग्रैंड मास्टर शुयू और अन्य लोगों ने भी उनकी ओर देखा। कैंग सॉन्ग डॉरन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए टियन बुई से कहा, हे टिल्ड, क्या तुम जी चैंगफेंग के गुरु नहीं हो? तुम्हें कुछ क्यों नहीं पता? तुम? टियन बुई तुरंत गुस्से में आ गए। ठीक है, दाओ शान ने शांति से अपनी दाढ़ी सहलाए और समझाया, जी चैंगफेंग के पास समझने की अद्भुत क्षमता है। जब मैं उसे टोंगशन पीक पर लाया था तो मैंने उसे ये तरीका दिखाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे लागू कर पाएगा।
हालांकि शैंग जेंगलियांग, टियन यू, मास्टर जेंग और अन्य लोग थोड़े संदेहास्पद थे, क्योंकि ज़ांगी शेन को केवल एक बार देखने से नहीं सीखा जा सकता। लेकिन टियन बुई और अन्य लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। ग्रैंड मास्टर शुयू और सू रू ने खुद द स्वॉर्ड दैट ओपन्स द गेट ऑफ हेवन के जन्म को देखा था, इसलिए वे जानते थे कि जी चैंगफेंग की क्षमता किस स्तर की है। अखाड़े में जी चैंगफेंग अभी भी उसी मुद्रा में खड़े थे। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद अखाड़े की रक्षा करने वाले बुजुर्ग को आखिरकार होश आया और उन्होंने घंटा बजाया। डिंग, इस 7 पीक्स टूर्नामेंट के विजेता हैं डाजू पीक के जी चैंगफेंग। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भीड़ में जेंग शुशु सबसे जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में एक कट्टर प्रशंसक वाली दीवानगी थी। मैं, जेंग शुशु, घोषणा करता हूँ, आज से जी भाई मेरे आदर्श हैं। मैं भी उनकी तरह हैंडसम बनना चाहता हूँ। जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 48, अब्लैमलू, तुम बहुत अच्छी खुशबू देती हो। 7 पीक्स टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। जी चैंगफेंग के चैंपियन का खिताब जीतने के बाद इमॉर्टल मास्टर कैंग सॉन्ग ने संप्रदाय प्रमुख की ओर से एक लंबा भाषण दिया। अंत में सेक्ट लीडर डाओ शैन ने समापन के लिए मंच संभाला। ये दृश्य पिछली जिंदगी के स्कूल मीटिंग्स जैसा ही था। पहले क्लास टीचर का भाषण, फिर प्रिंसिपल का संबोधन। जी चैंगफेंग, कृपया 1 मिनट के लिए रुकें, डाओ शैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर आसपास के प्रमुख अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। वास्तव में शुई यू, सू रू और टियन बुई भी रुकना चाहते थे। उनके पास जी चैंगफेंग के लिए कई सवाल थे, लेकिन डाओ शैन के आदेश के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। ग्रैंड मास्टर शुई यू जाते जाते 3 बार पीछे मुड़ीं। वह कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन हिचकिचाकर रह गईं और अंततः चली गईं। जी चैंगफेंग ने उनकी इस अजीब हरकत पर ध्यान नहीं दिया और डाओ शैन के पीछे यूचिंग हॉल के भीतर चले गए। उस समय वहां केवल वे 2 ही थे। जी चैंगफेंग, क्या तुम्हें वह वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था? डाओ शैन ने पूछा। बिल्कुल याद है, सेक्ट लीडर, जी चैंगफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आपने कहा था कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो आप मुझे एक उपहार देंगे। जी चैंगफेंग पहले ही अंदाजा लगा चुके थे कि वह उपहार ले मिरर लियूहे दर्पण होगा। मूल कहानी में यही पुरस्कार था। हालांकि इस बार डाओ शैन ने इसे सार्वजनिक पुरस्कार के रूप में नहीं रखा था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से देने का वादा किया था। सेक्ट लीडर ने मुस्कुराते हुए एक प्राचीन दर्पण निकाला। इसके किनारे कांसे के थे, ऊपर एक ड्रैगन और नीचे एक बाघ खुदा हुआ था, और सतह पर 8 ट्राइग्राम्स बने थे। ये किंगयून सेक्ट की पीढ़ियों से चली आ रही जादुई धरोहर थी। इसे ले लो, डाओ शैन ने ले मिरर थमाते हुए कहा। आपका धन्यवाद सेक्ट लीडर, इस अनमोल उपहार के लिए। जी चैंगफेंग ने सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया। डाओ शैन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जी चैंगफेंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। हाल ही में डेमोनिक सेक्ट, शैतानी संप्रदाय फिर से सक्रिय हो गया है। मेरे शिष्य सियो युकाई ने उनकी ब्लड रिफाइनिंग हॉल में घुसपैठ की और पता लगाया कि वे कोंगजैंग माउंटेन की केव ऑफ 10,000 बैट्स, 1000 चमगादड़ों वाली प्राचीन गुफा में अपनी जड़ें फिर से जमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि टूर्नामेंट के शीर्ष 4 खिलाड़ी वहां जाएं और उनका अंत करें। टेनियन टेम्पल और फेंशियांग वैली भी अपने शिष्य भेजेंगे। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, साओमियाओ विलेज के मामले में मैंने ग्रैंड मास्टर पहोंग से संपर्क किया है। जी चैंगफेंग, तुम चिंता मत करो, किंगयून सेक्ट तुम सभी को न्याय दिलाएगा। जी चैंगफेंग जानते थे कि संप्रदाय अब इस मामले को हल्के में नहीं लेगा। उनकी अद्भुत प्रतिभा के कारण वह अब किंगयून सेक्ट के संत, सेंट के समान थे। किसी संत के परिवार का नरसंहार कोई छोटी बात नहीं हो सकती थी। संप्रदाय उन्हें ये संदेश देना चाहता था, हम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं, डरो मत। डाओ शैन ने विदा करते हुए कहा, अब जाओ। डाजू पीक पर एक रात आराम करो। कल सुबह सभी टोंगशन पीक पर इकट्ठा होंगे। जी चैंगफेंग वापस अपने निवास लौटे। टियन बुई और सू रू ने उनसे ज़ांगी शेन तकनीक के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने डाओ शैन द्वारा गढ़ी गई कहानी का सहारा लेकर उन्हें शांत कर दिया। अगले दिन टोंगशन पीक पर जी चैंगफेंग और ज़ैंग शाओफन पहुंचे, जहां लूज़ूकी पहले से मौजूद थी। सीनियर सिस्टर लू, जी चैंगफेंग ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। ज़ैंग शाओफन ने भी उनका अभिवादन किया। लूज़ूकी ने संक्षेप में सिर हिलाया और टियन्या स्वर्गीय तलवार को थामे हुए जी चैंगफेंग के थोड़ा करीब आकर खड़ी हो गई। जल्द ही ची हाओ भी वहां पहुंच गया। सेक्ट लीडर के आदेश के बाद चारों ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। बादलों के समुद्र और इंद्रधनुष पुल को पार करने के बाद वे तलवार पर उड़ने की तैयारी करने लगे। अचानक जी चैंगफेंग ने कहा, सीनियर सिस्टर लू, क्या आप मुझे अपनी तलवार पर अपने साथ नहीं ले चलेंगी? सच तो ये था कि वह अपनी तलवार पर बहुत तेज उड़ते, जिससे बाकी लोग पीछे छूट जाते। इसलिए उन्होंने किसी और के साथ उड़ना बेहतर समझा। और वह कोई और कौन हो सकता था? ची हाओ और ज़ैंग शाओफिन को लगा कि वह मना कर देगी, लेकिन लूज़ूकी चुपचाप आगे बढ़ी और अपनी तलवार पर पीछे जगह बना दी।
जी चैंगफेंग बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर चढ़ गए। शुभ। पीछे उनकी मौजूदगी महसूस करते ही लू ज़ूकी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने बाकी दोनों का इंतजार किए बिना अपनी तलवार की गति बढ़ा दी। सीनियर सिस्टर लू, तुम बहुत अच्छी खुशबू देती हो टिल्डा। पीछे से उनके कानों के पास ये फुसफुसाहट सुनकर लू ज़ूकी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और कान के निचले हिस्से सुर्ख हो गए। बाहर से वह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बेचैन थी। जेड डायनेस्टी, my understanding is against the sky, and the sword opens the gate of heaven. Chapter 49, The Affectionate Girl Under the Zhujian Sword. लूज़ू की बाहर से पूरी तरह शांत दिख रही थी, लेकिन असल में इस वक्त वह बहुत घबराई हुई थी। खासकर जी चैंगफेंग के सीनियर सिस्टर, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है टिल्डर शब्दों को सुनने के बाद। अपने पीछे उसकी चीख महसूस करते हुए लूज़ूकी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके खूबसूरत और गोरे चेहरे पर धीरे धीरे लाली छा गई और देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा गुलाबी और कोमल हो गया। सीनियर सिस्टर लू, जी चैंगफेंग ने धीरे से लू ज़ूकी की बांह को छुआ। अचानक लू ज़ूकी का कोमल शरीर एकदम सख्त हो गया। शारीरिक संपर्क उसे थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसने इसका विरोध नहीं किया। सेवेंथ ब्रदर, हमारा इंतजार करो। तभी पीछे से अचानक एक आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखने पर जैंग शाओफिन और चीहाओ अपने मैजिक ट्रेजर्स पर सवार होकर धीरे धीरे उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल चीहाओ चाहता तो जी चैंगफेंग और दूसरों के बराबर पहुंच सकता था, लेकिन अपनी तेज समझ से उसने देख लिया था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अलग ही मोड़ ले रहा है। वह बीच में क्यों आता? क्या वह बेकार में कबाब में हड्डी बनना चाहता था? सच तो यह है कि चीहाओ जी चैंगफेंग से काफ़ी प्रभावित था। आखिर उसकी शक्ति सबके सामने थी। विज। पीछे से आवाज़ सुनकर लू ज़ूकी ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की रफ्तार अचानक कम कर दी। इस अचानक ब्रेक ने जी चैंगफेंग को चौंका दिया और वह सीधे लू ज़ूकी के ऊपर जा गिरा। अंत में वह सीधे उसके कोमल और नाजुक शरीर से जा टकराया। लू ज़ूकी जैसे जम सी गई। उसने चुपचाप अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को नियंत्रित किया, एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ तक कि पीछे मुड़कर जी चैंगफेंग को देखने की हिम्मत भी नहीं की। थू थू थू। जी चैंगफेंग ने लू ज़ूकी के बालों से अपना सिर उठाया और मुंह में आए बालों को हटाते हुए मजाक में कहा, सीनियर सिस्टर लू, कृपया थोड़ा ध्यान रखें, मुझे गिरा मत दीजिएगा। लू ज़ूकी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके पीछे खड़ा जी चैंगफेंग उसका लाल हुआ चेहरा साफ देख सकता था। ये नज़ारा देखकर जी चैंगफेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने मामला सुलझा लिया था, सीनियर सिस्टर लू अब पूरी तरह उसकी हो चुकी थी। तभी जैंग शाओफिन और चीहाओ उनके पास पहुंचे। चीहाओ ने पूछा, जूनियर ब्रदर जी, क्या हम सीधे कॉन्गजैंग माउंटेन चलें या पहले कहीं रुककर आराम करें? कॉन्गजैंग माउंटेन कैंगयून माउंटेन से काफ़ी दूर था। अगर वे सीधे उड़ते तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता। जी चैंगफेंग ने सुझाव दिया, एक रात हेंग सिटी में आराम करते हैं और कल सुबह कॉन्गजैंग माउंटेन के लिए निकलेंगे। चीहाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। हेंग सिटी से कॉन्गजैंग माउंटेन की दूरी 3000 ली से कुछ ज़्यादा थी। कल सुबह निकलकर भी वे शाम तक पहुंच सकते थे। जैंग शाओफिन और लू ज़ूकी को भी कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह चारों लोग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर हेंग सिटी पहुंचे। 100 ली के दायरे में ये सबसे बड़ा शहर था। जैसे ही वे शहर में घुसे, कई लोगों की नज़रें उन पर टिक गईं, खासकर लू ज़ूकी पर, क्योंकि वह भला की खूबसूरत थी। जी चैंगफेंग ने सावधानी के तौर पर अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का हल्का सा एहसास कराया, जिसने उन दोनों को एक सुरक्षा घेरे में ले लिया। ये देखकर लू ज़ूकी थोड़ा और जी चैंगफेंग के करीब आ गई, जिससे वे बिल्कुल सटकर चलने लगे। वे शहर के सबसे बड़े होटल माउंटेन एंड सी गार्डन पहुंचे। होटल के अटेंडेंट ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये साधारण लोग नहीं हैं। चीहाओ ने आगे बढ़कर 4 फर्स्ट क्लास रूम्स और खाने पीने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर बाद मेज़ पर खाना सज गया। सबसे खास डिश थी एक ताज़ी पकी हुई मछली, जिससे बेहतरीन खुशबू आ रही थी। डाजू पीक के मुख्य रसोइये जैंग शाओफिन ने जैसे ही उस मछली को देखा, उसकी दिलचस्पी जाग गई। उसने अटेंडेंट से पूछा, ये कौन सी मछली है और इसे कैसे बनाया गया है? अटेंडेंट ने गर्व से बताया, ये हमारे माउंटेन एंड सी गार्डन की खास क्लियर बॉइल्ड में फिश है। यह अपनी कोमलता और मिठास के लिए पूरे हेंग सिटी में मशहूर है। जैंग शाओफिन ने मछली का एक टुकड़ा चखा और तुरंत उसकी सामग्री का विश्लेषण करने लगा, जिसे देख अटेंडेंट और बाकी साथी भी हैरान रह गए। जी चैंगफेंग ने मुस्कुराते हुए लू ज़ूकी की कटोरी में मछली का एक टुकड़ा रखा और कहा, शाओफिन डाजू पीक का हेड शेफ है, उसके पास ये हुनर होना लाजमी है। लू ज़ूकी अपनी कटोरी को देखती रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके बर्फीले चेहरे पर लाली फिर से उभर आई। तभी शांति भंग हुई। पास की एक मेज़ पर बैठे कुछ लोग इस बात से नाराज़ थे कि इन नए आए लोगों को खाना इतनी जल्दी कैसे मिल गया। उनमें से एक तेज़ आवाज़ आए, ओए अटेंडेंट, हम यहाँ पहले आए थे तो इन्हें पहले सर्विस क्यों मिली? जी चैंगफेंग और बाकी सब ने मुड़कर देखा।
वहाँ 8 लोग बैठे थे। उनमें से 2 महिलाएं थीं, एक ने काले रंग की ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर नकाब था, और दूसरी ने हल्के हरे रंग की ग्रीन ड्रेस पहनी थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तुलना लुजुकी से की जा सकती थी। एक सवाल आपके लिए, क्या आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर में मैं ग्रीन ड्रेस वाली लड़की बैगवियो के संवादों को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाऊं? जेड डायनेस्टी, माई अंडरस्टैंडिंग इज अगेंस्ट द स्काई एंड द स्वॉर्ड ओपन्स द गेट ऑफ हेवन। चैप्टर 50, क्या मैं तुम्हें जूकी कहकर बुला सकता हूँ, सीनियर सिस्टर लू? अचानक किए गए उस सवाल ने होटल के वेटर को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया, क्योंकि हकीकत में उसने दूसरे की डिश पहले जी चैंगफेंग की मेज पर परोसी थी। इस तरह का व्यवहार यहाँ काफ़ी सामान्य था, क्योंकि लोग अक्सर बाहरी दिखावे के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन वेटर को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सबके सामने इस तरह उजागर कर देगा। सराय में मौजूद हर व्यक्ति मुड़कर देखने लगा। ज़ैंग शाओफन ने जब उस हरे कपड़ों वाली लड़की का सवाल सुना तो वह मेज पर रखी मछली को देखकर थोड़ा सा कपका गया। बड़े भाई ची हाओ ने चुपचाप अपने चॉपस्टिक रख दिए। वह देखना चाहते थे कि वेटर इस स्थिति को कैसे संभालता है। वह दुनिया के इस रंग से वाकिफ थे कि लोग हैसियत देखकर व्यवहार करते हैं। लुजुकी ने अपनी आंखें उठाकर उस हरे कपड़ों वाली लड़की की ओर देखा, उसकी नज़रों में थोड़ा आश्चर्य था। वहीं जी चैंगफेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उन्हें इस लड़की बाय याओ के आने का पहले से अंदाज़ा था। उन्होंने शांति से मछली खाना जारी रखा। क्या ये बाय याओ है? जी चैंगफेंग ने शांति से उस हरे कपड़ों वाली लड़की को देखा, लेकिन उनकी नज़रें उस महिला पर अधिक टिकी थीं जिसका चेहरा काले नकाब से ढंका था। जैसा मैंने सोचा था, उनसे मुलाकात हो ही गई। वेटर ने घबराते हुए बाय याओ की ओर देखकर एक बनावटी मुस्कान दी। आदरणीय अतिथि, आपका भोजन बस तैयार होने ही वाला है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। रुको। लेकिन बाय याओ उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने चिढ़ते हुए जी चैंगफेंग की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनका भोजन असल में हमारा था। वेटर के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर ची हाओ हस्तक्षेप करने के लिए उठने ही वाले थे कि जी चैंगफेंग ने हल्का सा खांसकर उन्हें रोक दिया। बड़े भाई ची, पहले खाना खाते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, जी चैंगफेंग के शरीर से एक सूक्ष्म स्वॉर्डेंटेंट तलवार की ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा बाय याओ के पास से गुजरते हुए सीधे उस नकाबपोश महिला की ओर बढ़ी। जी चैंगफेंग जानते थे कि इस समूह की असली ताकत और निर्णय लेने वाली वही महिला है, योजी गोस्ट किंग सेक्ट की 4 दूतों में से एक। बाय याओ को केवल एक हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसकी साथी नकाबपोश महिला का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। भले ही ऊर्जा का केवल एक अंश था, पर शैंकिंग रन का एहसास साधारण नहीं था। यो, वापस आओ, नकाबपोश महिला ने धीमी आवाज में कहा। बाय याओ ने जी चैंगफेंग की ओर एक नाखुश नज़र डाली और चुपचाप पीछे हट गई। वेटर भी राहत की सांस लेते हुए तेजी से रसोई की ओर भागा। वह समझ गया था कि ये लोग साधारण नहीं हैं। छोटे भाई जी, ची हाओ ने हैरानी से देखा कि उन्हें हस्तक्षेप करने से क्यों रोका गया। बड़े भाई ची, ये लोग साधारण नहीं हैं, पहले खाना खत्म करते हैं, जी चैंगफेंग ने शांति से कहा। ची हाओ ने चुपचाप बैठकर भोजन पूरा किया, पर उनके मन में जिज्ञासा बनी रही। रात का समय था, झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। जी चैंगफेंग को नींद नहीं आ रही थी और उनका साधना कल्टिवेशन करने का भी मन नहीं था। इसलिए वह सीधे बगल वाले कमरे की ओर चले गए। सीनियर सिस्टर लू, क्या तुम सो रही हो? जी चैंगफेंग ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सफ़ेद लिबास में लुजुकी खड़ी थी। उसने अपने बालों की एक लटकान के पीछे की और सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। सीनियर सिस्टर लू, क्या तुम्हें नींद आ रही है? क्यों न थोड़ी बातें करें? जी चैंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लुजुकी ने संकोच किया, फिर धीरे से सिर हिलाकर उन्हें अंदर आने दिया। जी चैंगफेंग सीधे कमरे में घुस गए, जिससे लुजुकी थोड़ी हैरान रह गई। आओ, यहाँ बैठते हैं। जी चैंगफेंग ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और मेज की ओर ले गए। लुजुकी जैसे सम्मोहित होकर उनके पीछे खींची चली आई। जब वे बैठे तो जी चैंगफेंग ने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था। लुजुकी को होश आया, उसने हल्का सा हाथ छुड़ाया और नज़रें नीची कर लीं। उसका चेहरा लाल हो रहा था। सीनियर सिस्टर लू, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जी चैंगफेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उसे देखते हुए पूछा। लुजुकी ने थोड़ा सोचकर धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझे सीनियर सिस्टर दीदी क्यों बुलाते हो? वह काफ़ी गंभीर दिख रही थी। आखिरकार वह टूर्नामेंट हार गई थी और शर्त के मुताबिक उसे जी चैंगफेंग को सीनियर ब्रदर, बड़े भाई कहना चाहिए था। जी चैंगफेंग मुस्कुराए, तुम मुझसे पहले संप्रदाय में आए हो, इसलिए तुम्हें दीदी बुलाना ही सही है। लेकिन मैं शर्त हार गई थी, लुजुकी ने नज़रें झुकाकर कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? छोटी दीदी या फिर? जी चैंगफेंग थोड़ा रुके और बोले, जुकी। जैसे ही उन्होंने जुकी नाम लिया, कमरे में सन्नाटा छा गया। लुजुकी के गालों पर लाली और गहरी हो गई। उसने दूसरी तरफ देखते हुए मध्यम स्वर में कहा, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। सच में? जी चैंगफेंग की आंखें चमक उठीं।
तो क्या मैं तुम्हें ज़ूकी बुला सकता हूँ। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं और उसके चेहरे की लाली सब कुछ बयां कर रही थी। उस पल उसकी सुंदरता चांदनी को भी मात दे रही थी।